नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। 1 सितंबर 2022 रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आप सभी साथियों का स्वागत है। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दीजिए, पेन पेपर हाथ में रखिए, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में रखिए और पढ़ना शुरू करिए। क्या कुछ खास है आज के सेशन में। 1 सितंबर यानी कि नवा महीना लग चुका है, ठीक है। साल पूरा होने में 3 ही महीने बाकी हैं। पढ़ लीजिए, फिर नया साल, फिर नई दस्तूर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को हमेशा की तरह जरूरी जानकारियों से। लेकिन सबसे पहली जानकारी रेफरल कोड के बारे में। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर पा सकते हैं 10% डिस्काउंट। सभी प्रकार के एग्जामिनेशंस जो अनअकैडमी लेती है, टेस्ट, वेब, ये जितनी भी हैं, इन सब के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन है, द नाइस थिंग अबाउट द टीम वर्क इज दैट यू ऑलवेज हैव अदर्स ऑन योर साइड। टीम वर्क हालांकि बिजनेस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन रियल सेंस में जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप लोगों को टीम वर्क का महत्व समझ में आ ही जाता है। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग जो इस समय ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको टीम वर्क में ले लीजिए। इसको आप अपने तरफ से एक सजेशन मान करके ले लीजिए, और वो ये है कि आप जितने भी लोग अपने घरों पर बैठकर इस समय पढ़ रहे हैं, कृपया करके अपने साथ में 2-4 लोग सेम तैयारी वाले ढूंढ लीजिए। नंबर 1, यदि आपको ये काम बहुत आसान लगता है कि सर ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तब तो अभी कर डालिए। बहुत मुश्किल लगता है तो कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपको अपने साथ में जानने वाले लोग मिल जाएं। असल में होता यह है कि जब हमारे साथ में सेम लड़ाई में हमारे जैसे ही लोग होते हैं तो हमारी लड़ाई थोड़ी आसान सी हो जाती है। आसान सी यूँ कि हमें लोगों के बारे में पता चल जाता है कि कौन किस प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ा हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से जितने भी साथी इस समय जितने भी तैयारी में इस समय उतरे हुए हैं, वो डेफिनेटली आगे चल करके अपने साथियों को ढूंढ लेंगे और आगे बढ़ करके तैयारी करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बिना टीम के पढ़ाई नहीं हो सकती। ये गलतफहमी है। आपको टीम का मतलब ये है कि आपको पता हो कि और लोग क्या कर रहे हैं। समटाइम्स हम अपने आप को कबूतर मोड़ में ले जाते हैं। कबूतर मोड़ का मतलब होता है कि दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा, बस मेरी आंखें बंद हैं तो मुझे सब कुछ यही संसार लग रहा है। कहते हैं ना, बिल्ली जब कबूतर को मारने आती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, सोचता है कि बिल्ली चली गई। तो अकेलेपन में केवल कबूतर मोड एक्टिवेट हो जाता है, आप उससे निकलें। लेकिन आप अगर पढ़ाई अकेले बैठ के करते हैं और ग्रुप स्टडी के नाम पर आप लोगों से मिलकर उनके हालचाल भी जान लेते हैं, तो भी पर्याप्त है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथी इस समय मेरे साथ उपस्थित हो चुके हैं। अदिति, मौसम, वेदानंद, बाबुल, नेहा, मासूम, व्लादिमीर पुतिन, अमित, ओपी, जिंदल, लीतू, बहे, बाबुल, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहली जानकारी है साथियों एक ऐसे आइलैंड देश की जिसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, सोलोमन आइलैंड। आजकल ये फिर से सुर्खियों में है, और सुर्खियों में है तो इस चीज़ पर हमारी टीम ने इतनी ज़्यादा रिसर्च कर ली कि सोलोमन आइलैंड के अंदर जब से अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, आज से 6 महीने पहले पढ़ा था, तब से लेकर अब तक की सारी घटनाएं ढूंढ करके वापस से आपके सामने ला दी है। मैंने अपनी टीम से डिस्कशन में इस बात को पाया कि अरे भैया, तुमने इतना रिसर्च इस मामले में क्यों कर लिया है। तो उन्होंने कहा सर, हमने इसलिए कर लिया है क्योंकि आपने ही कहा था कि जिस प्रकार से इंडिया के लिए मालदीव्स इंपॉर्टेंट हो गया है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के लिए सोलोमन आइलैंड इंपॉर्टेंट हो गया है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये काम कर लिया। फिर हमें लगा कि चलिए, जब हमारे साथी इतने समझदार हो चुके हैं तो इस समझदारी को आप सबसे भी साझा किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसे डिस्कशन में आपको सही मायने में ये पता लगेगा कि अगर आपने सही तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ लिया तो इससे ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपका शरीर हाथी के समान रूस जैसा है या सोलोमन आइलैंड की तरह चींटी जैसा है। आपको अपनी अहमियत पता होनी चाहिए। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। गजब की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि एक ऐसा देश जिसे मैप पर अगर जूम करके ना देखा जाए तो वो दिखाई तक ना दे, उसकी हिम्मत सोचो कि वो अमेरिकी नेवल शिप को, वो ब्रिटिश नेवल शिप को मना कर दिया, और तो और दुनिया के देशों से कहा कि सर सॉरी,
हमारे आइलैंड पर जहाज मत रोक देना। क्या है पूरी कहानी, आइए देखते हैं। गूगल मैप निकाल लीजिए, नहीं है तो आप अपने पास जो वर्ल्ड मैप लेकर बैठे रहते हैं उसमें जाइए, पैसिफिक ओशियन के अंदर जाइए और थोड़ा करीब से दिखाऊं तो देखिए आपको ये मैप दिख रहा होगा, पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा, एशिया दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा। इन सब के अंदर हमने यहाँ पर एक बॉक्स पहनाया है। ये जो बॉक्स पहनाया है ना, यहाँ सोलोमन आइलैंड है। मैं कह रहा हूँ ना, जूम ना किया जाए तो आपको दिखे ना। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप आइए। अब देखिए, एक बार जूम किया तो शायद आपको छींटे छींटे से दिखने लगे, और थोड़ा जूम करता हूँ तब जाकर ये दिखने लगेगा। ये ऐसा देश है। अब आई बात समझ में? मतलब एक ऐसा देश जिसको आप वर्ल्ड मैप में एक बार में खोजने में दिक्कत करेंगे, वो देश जिसे 2 बार के 2x जूम करने पर देखा जाएगा, वो देश, उसकी स्थिति पता है क्या है? स्थिति ये है जो हेडलाइन बनी है। यरूशलेम पोस्ट लिखता है कि सोलोमन आइलैंड ने बैन कर दिया यूएस नेवी शिप को अपने यहां आने पर। और पता है ये शिकायत कौन कर रहा है? अमेरिकन एम्बेसी। अमेरिकन एम्बेसी कह रही है यार हमको मना कर दिया यार, गजब बेइज्जती है। हिंदू लिखता है सोलोमन आइलैंड सस्पेंड ऑल नेवल शिप विजिट्स, कि कोई नहीं आएगा हमारे पास। एटीट्यूड तो ये वाला होना चाहिए। सोलोमन आइलैंड रेस्ट्रिक्ट शिप अराइवल अमिड कंसर्न ओवर सिक्योरिटी पैक्ट। है इज्जत। मैंने आपको मालूम होगा आज से 6 महीने पहले भी सोलोमन पढ़ाया था। इसलिए पढ़ाया था कि इस देश के लोग इतने ज़्यादा जागृत किस्म के लोग हैं कि उन्होंने अपने यहाँ की संसद जला दी। क्यों? क्योंकि उस संसद के अंदर जो सरकार थी उसने ताइवान से रिश्ते तोड़ लिए थे। ये आइलैंड नेशन वो है जिसका कभी ताइवान के प्रति समर्थन हुआ करता था। वर्तमान में स्थितियां बदल गई हैं, अब चीन का समर्थन है। लेकिन यहाँ के लोग इतने अवेयर कि यहाँ की सरकार ने चीन का समर्थन करके ताइवान से रिश्ते तोड़ लिए। इस आधार पर संसद जला दी थी। जब संसद जलाई थी ना, तब मैंने ये न्यूज़ पढ़ाई थी आपको। अगर याद आ रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज हमारा तो काम ये है कि हम कटिंग निकाल के दिखा देते हैं कि देखो हमने पढ़ाई है, क्योंकि हमने शायद ही कोई इशू दुनिया में ऐसा हो रहा होगा जो हमने डिस्कस ना किया हो, है ना। तो ये न्यूज़ देखिए 6 महीने पहले की है, तब जाड़े हुआ करते थे, सर्दियों की बात है। देखो टी शर्ट विशर्ट पहन रखी है। तो भाई साहब उस समय मैंने पढ़ाया था कि 1 मिलियन से कम आबादी वाला देश है, लेकिन इसके लिए चीन और अमेरिका दोनों लड़ रहे हैं, और लड़ भी छोटे मोटे नहीं रहे भाई साहब। स्थिति ये है कि इनके यहाँ पर जो भी होता है वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार बन जाता है। आप सोचो हम इंडिया में बैठकर इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो है तो इंटरेस्टिंग ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है पूरी कहानी, आप न्यूज़ देख लीजिए, केवल इतनी सी। नो प्रेफरेंस टू एनी स्पेसिफिक कंट्री, इंक्लूड ऑल कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। सबको मना कर दिया गया है, कोई किसी को प्रेफरेंस हम नहीं दे रहे, कोई नहीं आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं साहब। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, सोलोमन आइलैंड के बारे में आपको बता देते हैं। आइलैंड नेशन है, बहुत छोटू सा नेशन है, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। देख भी लिया आपने, इसकी स्थिति को एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा आपको। ये पैसिफिक ओशियन है, सबको समझ में आता है। पैसिफिक ओशियन के अंदर ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इस ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल सामने सोलोमन आइलैंड वैसे ही है जैसे इंडिया के सामने मालदीव्स। आज हमारे सामने जो मालदीव, अब जैसे मालदीव्स भी देखो बिना जूम किए दिखाई नहीं पड़ता है ना, लेकिन मालदीव्स इंडिया और चाइना दोनों की तरफ से हमेशा पूजा जाता है। इंडिया वाले अपनी तरफ से कुछ भेजते हैं, वहाँ पर इंडिया आउट का नारे लगते हैं, फिर चाइना वाले अपनी तरफ से वहाँ कुछ मदद भेज देते हैं। श्रीलंका तो चलो फिर भी दिखाई पड़ता है। बिल्कुल मालदीव वाली स्थिति समझ लो, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल 1200 मील दूर पर है, 2000 किलोमीटर की दूर पर है, और यहाँ पर ये सोलोमन आइलैंड है। इस सोलोमन आइलैंड पर यहाँ से चाइना वाले, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वाले और उधर की तरफ से अमेरिका वाले पूरे टाइम नज़र रखे हुए हैं। पानी में इसकी लोकेशन ठीक ठाक जगह पर है। ये ऐसी जगह पर जगह है कि ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ में दोस्ती करके ये कह रखा था कि कल को अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मैं अपनी सेना भेजकर आपको बचाऊंगा। सोलोमन ने कहा सुनो, हमको आपकी मदद नहीं चाहिए। इनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट ही तोड़ दिया कि हमको नहीं चाहिए मदद, हमारे पास सारी मदद है, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू पता चल गई है कि हम धरती पर हैं कहाँ। भाई साहब इसने ये हालत कर दी है कि ये अमेरिका के जहाज़ों को मना कर देता है, और कंप्लेन अमेरिका करता है कि साहब हमको मना कर दी।
ये ऐसा देश जिसमें 992 छोटे छोटे आइलैंड हैं, जिनमें 147 आइलैंड पर ही लोग रह पाते हैं। एक ऐसा देश जिसको 1978 में आज़ादी मिली है। एक ऐसा देश जहां पर कि बहुत ही मिनिमम छोटे छोटे गांवों में लोग रहते हैं। 95% लोग यहाँ के क्रिश्चियन हैं। सोलोमन के अंदर एक वॉल्केनिक आइलैंड जैसी स्थिति पर यह बसा हुआ देश है। ऐसा देश, इसकी इतनी हालत गजब है कि यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं कि यूएस शिप अनेबल टू गेट सोलोमन आइलैंड परमिशन टू डॉक से वाशिंगटन। अमेरिका खुद शिकायत कर रहा है कि भाई साहब हमको उतरने की परमिशन नहीं दे रहा है, यानी कि हमारे जहाज को ये उतरने की परमिशन नहीं दे रहा है, यानी कि रुकने की परमिशन नहीं दे रहा है। 30 अगस्त की न्यूज़ है, सोलोमन आइलैंड सस्पेंड ऑल नेवल विजिट। ये अमेरिका की शिकायत है, ये सोलोमन आइलैंड है। तो अब आपको ये बात समझने में ज़्यादा देर नहीं आई होगी, क्योंकि अब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत तेज जानकार हो गए हैं। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि असल में किसका प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात किसकी कृपा है जिसकी वजह से ये इनकार कर रहा है। तो अब मैं आपको कृपा के बारे में भी बात बताता हूं। देखिए साथियों, पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि जो सोलोमन आइलैंड है ना, ये ना केवल इसलिए कि इसकी लोकेशन शानदार है, बल्कि फिशिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और साथियों, आपको मालूम होगा क्वाड समिट के अंदर बाइडेन और जब ये सब लोग मिले थे, भारत की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सब लोग गए थे, इन्होंने चर्चा की थी कि पैसिफिक ओशन के अंदर जो इलीगल फिशिंग होती है ना, मछली पकड़ने की जो कार्रवाई होती है, उन पर सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। अमेरिका और ब्रिटेन क्या करते हैं कि समुद्र के अंदर जो इलीगल फिशिंग कर रहे हैं, देखिए क्या है, चाइना दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला देश अगर है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों के भोजन के लिए मसाला, खाने पीने का सामान भी चाहिए। वो खाने पीने के लिए मछलियों पर डिपेंडेंट है, और मछली पकड़ने के लिए उसके जहाज दुनिया भर के सभी समुद्रों में घूमते रहते हैं। यानी पैसिफिक ओशन तो पूरा ट्रॉलर्स के साथ घूमते रहते हैं। उनकी कंप्लेंट बहुत से देशों ने की है। सोलोमन आइलैंड के आसपास के क्षेत्रों में या फिर ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्रों में वो ना जाएं, इसके लिए पानी की सुरक्षा करते हैं कौन? अमेरिकी जहाज और ब्रिटेन के जहाज। तो यहां पर आप इन दोनों को देख सकते हैं कि ये इलीगल फिशिंग से बचाने के लिए यूएस का ओलिवर हेनरी नामक जो जहाज है वो यहां पर घूम रहा था। कहां घूम रहा था? सोलोमन के आसपास। सोलोमन की कैपिटल है होनियारा। वो वहां पर अपना तेल भराने के लिए वापस आ रहा था, भाई ने इजाजत नहीं दी। ऐसी स्थिति में वो जहाज बगल में ही स्थित एक और देश जिसका नाम पपुआ न्यू गिनिया है, वहां चला गया तेल भराने के लिए। ऐसे ही ब्रिटेन का एक जहाज जिसका नाम है HMS स्पे, वो भी रुकना चाह रहा था, लेकिन वो भी काम करना क्या चाह रहा था? इलीगल फिशिंग से बाहर निकालने के लिए सोलोमन की रखवाली करने आया था, उसको भी भगा दिया गया, यानी रुकने की परमिशन नहीं दी गई। अब ये चिंता की बात तो है। चिंता की बात क्यों है वो अब आपको समझ में आ गया कि सोलोमन की गवर्नमेंट से पूछा गया कि सर आपने ऐसा किया क्या, आपने अमेरिका वालों को परमिशन नहीं दी? उन्होंने कहा नहीं, कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब हम तो कोशिश कर रहे थे, हमने तो कोशिश की थी उनको परमिशन देने की, लेकिन तब तक वो लोग चले गए। तो भाई साहब आपने कितनी देर इंतजार करवाया? बोले यार वो आए थे, हमारा थोड़ा सा समय लग गया डिसीजन लेने में, वो लोग चले गए, फिर हमने अपनी तरफ से परमिशन दी। सोलोमन का अखबार है सोलोमन टाइम्स, उसमें उसके प्रधानमंत्री सॉगरेव कहते हैं कि हमने अपने यहाँ पर मतलब डिले इन अप्रूवल प्रिवेंटिंग नेवल बोट्स फ्रॉम डॉकिंग, हमने थोड़ा डिले कर दिया था, अब वो रुके नहीं और वो चले गए और हमें खामखाही बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने बकायदा अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम तो परमिशन देने की सोच रहे थे, लेकिन वो लोग हमको बिना कहे निकल लिए साहब। अब अच्छी सब बात है, सबको समझ में आ गया कि क्या है। अब कहानी के पीछे कोई और भी है, बस उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका बस इतना चाहता है कि तुम तो केवल नाम लो, फिर तो बैटलफील्ड हम अपने आप बना लेंगे। अब नाम लेने वाले के पीछे की कहानी कौन है? तो साहब वो है चाइना। चाइना पिक्चर में कैसे एंट्री किया? चाइना पिक्चर में ऐसे एंट्री किया साहब कि सोलोमन जो है ना, इसको ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त था। सोलोमन ने कहा नहीं यार, हमको चाइना के साथ ही जाना है। भाई साहब सोलोमन के ये प्रधानमंत्री जो हैं, ये उठ करके चाइना की यात्रा पर निकल रहे हैं। चाइना ने इनसे कहा देखिए हम आपकी सारी मदद करेंगे, लेकिन आप उन देशों में से एक हो जो ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता देते हो। अगर आप हमारे साथ में काम करना चाहते हो तो हम आपके साथ में लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने को तैयार हैं। साथियों, वर्ष 2022 के अंदर ही अप्रैल में इन्होंने लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया चाइना के साथ।
कंडीशन ये थी कि आपको ताइवान को परमिशन नहीं देनी होगी, और साथियों हुआ भी यही। इन्होंने यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मनीषा सौगरेव, इन्होंने वहाँ पर परमिशन के रूप में कहा कि सर हम ताइवान को एज ए कंट्री मान्यता देना बंद कर देंगे, आप हमको कुछ पैसा देहली देने की कृपा करें। कितना पैसा लोगे आप जानकर आश्चर्य कर जाएंगे। इतना पैसा लिया इन्होंने जितने में पूरा पाकिस्तान 2 बार बन जाता। भाई साहब $100 बिलियन, मैं आपको दिखाऊंगा सारे फिगर। तो सोलोमन के जो प्रधानमंत्री हैं ये यहां पर जाते हैं और जाकर के साथियों क्या करते हैं, इन्होंने यहां पर, मैं कहाँ गई वो न्यूज़ दिखाता हूं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग क्यों फूकी गई, इसके पीछे का कारण क्या था कि इन्होंने ताइवान को, हाँ देखिए, चाइना ऑफर डेवलपमेंट फंड फॉर सोलोमन आइलैंड, और कहा कि यदि तुम ताइवान गवर्नमेंट के साथ दोस्ती तोड़ दोगे तो हम तुमको फंड देने की कृपा करेंगे। हुआ भी यही। ताइवान ने सोलोमन को खूब धमकाया कि अगर तुम चाइना के साथ गए तो तुम डेट ट्रैप में फंस जाओगे, तुम ऋण जाल में फंस जाओगे। सोलोमन एक ना सुना, और साथियों सोलोमन ने ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध 2019 के अंदर ही तोड़ दिए, और परिणाम ये निकला साथियों कि इन दोनों के बीच में बढ़िया दोस्ती हुई। दोस्ती का परिणाम आप यहां पर देख सकते हैं कि सोलोमन आइलैंड को चाइना के द्वारा $100 बिलियन का लोन असिस्टेंस दिया गया। साथियों $60 बिलियन का लोन तो पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा है, ये $100 बिलियन का लोन ले लिया। आप सोच कर देखिए, इतने में तो पूरा की पूरा सोलोमन 2 बार बिक जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि इतना पैसा ले लिया है तो अल्टीमेटली ये चाहता क्या है। तो असल में ये चाहता क्या है चाइना, यहाँ पर चाइना बनाना चाहता है अपना पूरी तरह से नेवल बेस। अब ये जब नेवल बेस बनाना चाहता है तो चाइना इसको बार बार, अमेरिका इसको बार बार मना कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर वाशिंगटन ग्लोबल टाइम्स लिखता है, Pointing fingers at China over Solomon Islands, suspension of foreign navies visit show Washington deep insecurity, US warn Pacific Island for struggle against coercive regime। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी भी प्रकार से अपनी जगह का गलत उपयोग नहीं होने देंगे और मिलिट्री बेस यहाँ पर बनाया जा सकता है, इसलिए तुमको पैसा दिया गया है। दुनिया के देश इनको यही बात समझा रहे हैं, लेकिन साहब पैसा जो है वो अच्छे अच्छों की आंखें मूंद देता है। सोलोमन के साथ यही हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक छोटा सा देश इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वर्तमान टाइम पर जो यहाँ पर चल रहा है वो निश्चित ही बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट होने वाला तो नहीं है। मैंने भी दुनिया का एक देश का महत्व आपको समझाया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सभी साथियों के साथ इसे जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली घटना की तरफ। अगली घटना क्या है आइए जानते हैं। हाँ जी, दूसरी घटना क्या है अब वो सुनिए। साथियों एक जहाज है, अब ये हवाई जहाज तो नहीं कह सकते, है तो हेलीकॉप्टर ही, लेकिन ऐसा हेलीकॉप्टर मतलब विचित्र प्रकार का है। आपने अब तक हेलीकॉप्टर देखे हैं वो एक तरफ के पंख से उड़ते हैं, यानी कि एक ही तरफ का पंखा होता है, इसमें सब दोनों तरफ पंखे लगे हुए हैं, ये दोनों पंखों से उड़ता है। तो अब आप पूछेंगे तो बहुत तेज उड़ता होगा, हाँ उड़ता है और बड़ा पावरफुल प्रकार का है। पावरफुल प्रकार का ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं इसका नाम है चिनूक। ये चिनूक हेलीकॉप्टर आजकल सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने अपने सभी 400 चिनूक को ग्राउंड पर बुला लिया है। ग्राउंड पर बुला लिया है मतलब कि आ जाओ भाई, कोई तकनीकी खराबी है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इस बात को? हम इसलिए पढ़ रहे हैं साहब क्योंकि 15 चिनूक हमारे पास भी हैं। अब 15 चिनूक हमारे पास भी है तो क्या हमारा चिनूक अमेरिका जाएगा? मेरे राम लक्ष्मण आएंगे? ये बिल्कुल वैसी वाली चीज़ है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे चिनूक के बारे में। चिनूक क्या है, क्यों अमेरिका ने इसे वापस बुलाया है, क्या इंडिया वाले चिनूक भी वापस जाएंगे, क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, सारी बातें आपके साथ आज के सेशन में करते हैं। साथियों बहुत बार आपने इस प्रकार की खबरें सुनी होंगी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जैसे मर्सिडीज, ऑडी या फोर्ड या फिर कोई भी फॉक्सवैगन, ये सब क्या करती हैं, समय समय पर अगर इनके साथ में कोई भी तकनीकी खराबी आ जाए, इनको पता चल जाए कि एक गाड़ी में इस प्रकार की खराबी आई है या 10 गाड़ियों में इस प्रकार की खराबी आई है, तो ये तुरंत जितनी भी अपनी पुरानी गाड़ियां अब तक निकली हुई हैं उन सबको बुलाकर उन सब के अंदर वो दिक्कत को दूर करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर बदनामी हो। एग्जैक्टली ऐसे ही अमेरिका के अंदर बोइंग कंपनी के द्वारा निर्मित चिनूक 1960s का बना हुआ हेलीकॉप्टर है। 1960s का, 1960 के दशक का बना हुआ हेलीकॉप्टर है, लेकिन अमेरिका की इस कंपनी ने सारे हेलीकॉप्टर्स को बुला लिया है क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में
कुछ दिनों से आग लगने की घटनाएं सुनने में आ रही थी। ऐसी स्थिति को भांपते हुए उन्होंने तुरंत अपने सारी हेलीकॉप्टर्स को सही करने के लिए बुला लिया। तो सर एक बात बताइए, अमेरिकी इस हेलीकॉप्टर की वजह से इंडिया वाले हेलीकॉप्टर को भी नुकसान है क्या? तो इसी उम्मीद के साथ आप इस सेशन को सुनिए। मैं आपको और बातें इस बीच में चिनूक की अपडेट कर देता हूं। क्यूरोसिटी के लिए यह बता देता हूं कि इंडिया वाले सुरक्षित हैं। ठीक है, चलिए तो सुनते हैं आगे की कहानी क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ने इसकी डिटेल मांगी थी और आज ही शाम 5 बजे इस अमेरिकी कंपनी के द्वारा इंडिया वालों को आश्वस्त किया गया है कि आप वाले मॉडल में गलती नहीं है, आपका मॉडल तो एकदम अपडेटेड मॉडल है जो हमने आपको भेजा है। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, यूएस आर्मी ग्राउंड्स एंटायर फ्लीट ऑफ चिनूक हेलीकॉप्टर। इन्होंने उतार करके सबको नीचे बुला लिया है। ठीक है, इनके चिनूक का नाम है CH-47। मॉडल का नंबर होता है ना, जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने टोयोटा की कोई गाड़ी ली, तो उसमें किसी गाड़ी का नाम इनोवा है, किसी का नाम फॉर्च्यूनर है, किसी का नाम और मतलब अलग अलग गाड़ियों के नाम आते हैं। ऐसे ही चिनूक जो है उस हेलीकॉप्टर के अंदर अलग अलग वर्जन आते हैं। उन वर्जनों में कुल वर्जन की जो संख्या है वो 12 प्रकार के मॉडल आते हैं। उन 12 मॉडल में से जो मॉडल दिक्कत कर रहा है उसका नंबर है CH-47। हमारे पास कौन सा वाला मॉडल है? हमारे पास है CH-47F, F फॉर फिश और ब्रैकेट में I फॉर इंडिया है ना। तो CH-47FI जो मॉडल है वो हमारे पास है। तो ऐसी स्थिति में हमारे वाले को कोई भी दिक्कत फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, 1960s का ये मॉडल है। इसको बोइंग के द्वारा हनीवेल इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा मिलकर के बनाया जाता है। यूएस आर्मी की यह खबर सारे अखबारों में प्रकाशित हुई, हमने आपके लिए वहीं से उठा करके समझा दी है। अच्छा, अब सवाल बनता है कि क्या परेशानी थी, तो आपको उसमें टेक्निकल बातों में जानने की आवश्यकता नहीं है। इसकी खासियत मैं आपको एक बार गिना देता हूं कि यह हेलीकॉप्टर कितना खास है। एक बार एक तस्वीर देख लीजिए, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे। यह तस्वीर चिनूक को समझाने के लिए पर्याप्त है। आप यहां देख सकते हैं 3 अलग अलग तस्वीरें आपको इस छोटे से वीडियो में दिखाई जा रही हैं। एक के अंदर यह तोप लेके उड़ रहा है, एक में ये लगेज लेके उड़ रहा है, एक में ये ट्रक लेके उड़ रहा है। यानी एक प्रकार से ये ऐसा हेलीकॉप्टर है जो वॉर टाइम एरिया में फास्टर मूवमेंट के काम आता है। हमने इसकी जो इसका यूनिट है ना पूरी की पूरी, वो चंडीगढ़ में तैनात की हुई है। पहाड़ी इलाकों में तुरंत कार्रवाई करने में ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि ये पावर हॉर्स है, यानी कि ये सारा साजो सामान ले जाने के लिए काम में आने वाला हेलीकॉप्टर है। सामान ला दो और निकाल दो, उड़ा दो इसको, है ना। तो इसकी खासियत क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसकी खासियत ये है कि ये हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। ये अपने साथ साथ ट्रूप्स को, आर्टिलरी को, एम्यूनेशन को, बैरियर मटेरियल को, ये सबको लेकर बैटलफील्ड में एक बार ही उड़ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये ऐसा व्हीकल है जो अपने साथ में 10 टन सामान, यानी कि 10 टन मतलब हो गया 10,000 किलो सामान एक बार में लिफ्ट करके उठा के ले जा सकता है। सोच सकते हैं आप, ये लिफ्ट करके, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये हेलीकॉप्टर लैंड भी नहीं किया, ऊपर से हुक लगाया और उठा के चल दिया। वैसे हेलीकॉप्टर के बारे में क्या है पता चलेगा, पहले लैंडिंग करो फिर अपलिफ्ट करो, इसमें कोई सिस्टम नहीं, सीधा उड़ते उड़ते ही हुक उठाया और डाल करके निकल लिया। हाईली मैन्यूएवरेबल, मतलब कहीं पर भी आप इसको कैसे भी बैटलफील्ड के अंदर उड़ा के ले जा सकते हो। विशेष रूप से माउंटेन एरियाज में इंडिया के लिए ये काफी ज्यादा कारगर है। ठीक है ना। इसके साथ साथ साथियों और क्या क्या खासियत है इसके अंदर, ये जो है ना, ये ऑल वेदर, दिन और रात सभी प्रकार के ऑपरेशंस के अंदर काम कर सकता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ साथियों ये मेडिकल इवैक्यूएशन, यानी कि कहीं पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कहीं पर कोई आपदा आ जाए, है ना, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो या कोई एयरक्राफ्ट को हमको रिकवर करना हो, फायर फाइटिंग करनी हो, सिविल डेवलपमेंट करना हो, उन क्षेत्रों में ये भारत के लिए मददगार साबित होता है। इसमें डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम लगा है और इसके अंदर कार्गो हैंडलिंग की विशेषताओं के साथ काफी सारी चीजें इसके अंदर लगी हुई हैं और ये इन्फेंट्री के सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बेहद कारगर है। ठीक है ना। तो ये अपनी इन्हीं विशेषताओं के साथ काफी ज्यादा दुनिया भर में विख्यात है और इस विख्यात हेलीकॉप्टर की इन्हीं विशेषताओं के चलते हमारा वाला जो मॉडल है CH-47FI, उसकी चिंता हम लोगों को हो गई, क्या हमारा वाला चिनूक भी जाएगा। तो साहब हमने इसके बारे में जानकारी मांग ली। हमने जब जानकारी मांगी कि साहब ये बताओ कि हमारे वाले चिनूक को कोई परेशानी है क्या, तो इंडिया ने जब ये जानकारी मांगी तो हमें ऊपर से जानकारी प्राप्त हुई, मतलब अमेरिका की तरफ से, कि साहब कोई दिक्कत हमारे वाले के साथ नहीं है। हमारे पास चिनूक कब आया, तो आप सोचेंगे कि सर इंडिया
चिनूक तब ली होगी जब अमेरिका 1960 से चिनूक यूज कर रहा है, 1960 से 1960 के दशक से। तो हमारे पास भी आ लिया होगा, हमारे पास आया 2019 में। 2015 में जब डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे तो उन्होंने हमारे साथ में एग्रीमेंट साइन किया $3 बिलियन का। उस $3 बिलियन के एग्रीमेंट में उन्होंने हमको दो चीज़ देने की बात करी, एक था अपाचे हेलीकॉप्टर और एक था चिनूक हेलीकॉप्टर। तो हमारे साथ में 22 तो अपाचे हेलीकॉप्टर देने की बात हुई और इसमें 15 जो है वो हमको चिनूक देने की बात हुई, ठीक है ना। हमको जो चिनूक दिया गया वो CH-47F था, जो कि चिनूक का सबसे अपडेटेड वर्जन है, यानी कि उसमें सारी सुविधाएं ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हमको डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर जो $3 बिलियन की डील हमने साइन की थी उसकी मदद से हमको मिला था, ठीक है ना। हमने इसकी पूरी की पूरी जो फ्लीट है वो कहाँ पर तैनात की हुई है, चंडीगढ़ में की हुई है। और 4 चिनूक हमको 2019 में इस ऑर्डर के तहत मिल गए थे। हमारे पास वर्तमान में 15 हैं जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, सीमा क्षेत्रों में, विशेष रूप से चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर, हिमालयी क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, ठीक है साहब। उम्मीद है इंडिया के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इंडियन एयरफोर्स सीक डिटेल, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद में हमको जो रिसेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई वो ये है कि चिनूक यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ये बोइंग इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आज ही शाम को 5:15 बजे इस बात को क्लियर किया है। ये न्यूज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। चिनूक के जो बोइंग इंडिया के जो हमारे यहाँ पर हेड हैं उन्होंने कहा कि चिनूक यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स एब्सोल्युटली फाइन एंड डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, द टॉप एग्जीक्यूटिव एट बोइंग इंडिया सेड ऑन थर्सडे, ठीक है साहब। तो ये बात आपको अब तक क्लियर हो जानी चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक तरह से इसका नाम भी पता हो जाए और काम भी पता हो जाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये भी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो सेशन को शेयर करने का कष्ट करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है चलिए जानते हैं। साथियों आप सबने देश के अंदर एक चीज़ का विरोध होते हुए काफ़ी ज़्यादा देखा, चर्चा भी जिसकी बहुत ज़्यादा हुई। योजना का नाम था अग्निपथ, जिसने बनाए अग्निवीर। अग्निपथ और अग्निवीर की ये जो कहानी चल ही रही थी, इस बीच में बहुत सारे लोग तमाम प्रकार के प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न होने लगे? प्रश्न बनने लगे कि फिर नेताओं के लिए ऐसा क्यों नहीं कर देते, फिर प्रश्न बनने लगे अधिकारियों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर देते, IAS PCS के लिए ऐसा क्यों नहीं कर देते। हाल ही में साथियों एक और नई बहस छिड़ गई है, और वो बहस छिड़ी है तो बहस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं उनकी बातें मायने भी रखती होंगी। बहस ये छिड़ी है कि जिस प्रकार से अग्निपथ और अग्निवीर आया, ऐसे ही UPSC सिविल सर्वेंट जो बनते हैं, IAS PCS जो बनते हैं, उनके लिए अग्निपथ के स्थान पर नीतिपथ योजना क्यों ना शुरू कर दी जाए। आप पूछेंगे सर सरकार ने कहा है क्या कुछ ऐसा? नहीं, न्यूज़ मीडिया हाउसेज में डिबेट चल रही है, लोग इस बारे में चर्चाएं कर रहे हैं कि जैसे अग्निपथ होता है ऐसी ही नीतिपथ योजना आनी चाहिए। आप पूछेंगे सर वैसे ही नौकरी नहीं है, उसके बाद आप नीतिपथ की चर्चाएं और कर रहे हैं, चर्चा चाहते क्या हो? आइए सेशन के अंदर आज हम बताएंगे आपको अग्निपथ से निकल के आया शब्द नीतिपथ ये क्या है और किस प्रकार से इसका आप अपने आंसर में उपयोग कर सकते हैं। आपसे हो सकता है प्रश्न के अंदर पूछा जाए कि साहब बताइए ब्यूरोक्रेसी के अंदर किस प्रकार से रिफाइनमेंट लाए जा सकते हैं। आपके लिए ये एक अच्छा आंसर है, इसको आप इस लहज से सुनिएगा, इस तरीके से सुनिएगा। देखिए साथियों जो डिबेट इन दिनों छिड़ रही है वो ये है कि अग्निपथ की जगह सिविल सर्वेंट्स के लिए नीतिपथ योजना लाई जाए। आप कहेंगे सर अग्निपथ 4 साल की होती है तो क्या नीतिपथ भी 4 साल की हो जाएगी? आंसर है जी हाँ, नीतिपथ के बारे में भी चर्चा है कि 4 साल की हो जाएगी। तो सर एक बात बताओ, इतनी मेहनत करके कोई आदमी अधिकारी बनेगा, 4 साल में उसका क्या ही तो होगा? इतनी मेहनत के बाद फिर से वही का वही बेरोजगार? नहीं, यहाँ थोड़ा गलत ले गए आप। यहाँ पर तरीका कुछ और कहा गया है। इसमें तरीका ये कहा गया है कि 4 साल तो ठीक है, आप 4 साल की बात कर रहे हो, बस 4 साल का ध्यान ये रखना कि अभी जहां पर 600 से लेके 1000 के बीच सिविल सर्वेंट UPSC के माध्यम से क्वालिफाई होते हैं, उसके स्थान पर अभी 4 गुना अधिकारी क्वालिफाई करो। देखो आइडिया में दम है। वैसे तो अभी 1000 के आसपास IAS के अंदर बच्चे पास होते हैं जो अलग अलग सर्विसेज में जाते हैं, मतलब UPSC के एग्जाम के थ्रू IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई अकाउंट्स में जाता है, कोई रेवेन्यू सर्विसेज में जाता है, सब अलग अलग पोजीशंस के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि जब सब लोग अपनी अपनी अलग अलग पोजीशंस पर जाते हैं तो इसके बाद किसके बाद? सर्विसेज के बाद में एंट्री करने के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो
गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, कोई नौकरी में जाने के बाद में नौकरी में क्यों आया था वो ये भूल गया, वो अलग प्रकार के कामों में लिप्त हो गया, आए दिन अखबारों में उसका नाम आ रहा है, परफॉर्मेंस उसकी बहुत पुअर आ रही है, कोई भी नवाचार वो कर नहीं पा रहा है। आइडिया ये है कि इन्हें एक ही बार में 4 टाइम्स भर्ती किया जाए, 4 गुना भर्ती कर लो। वो बोले फिर 4 गुना भर्ती करके 4 साल बाद केवल 25% ही इनमें से कंटिन्यू कराओ। भाई अग्निपथ योजना में क्या है? अग्निपथ योजना में यही तो है कि आपको एक बार भर्ती कर लिया, इसमें से 25% लोगों को ही आगे 4 साल के बाद कंटिन्यू कराया जाएगा, बाकी 3/4 को रिटायर कर दिया जाएगा, या मतलब कहा दिया जाएगा सर्विस पूरी हो गई साहब आपकी। ऐसे ही अग्निपथ के स्थान पर नीतिपथ योजना से उम्मीदें की जा रही हैं। ठीक है, इस बात को और ज्यादा जो समर्थन या सहायता दी वो दी साथियों प्रकाश सिंह नाम से इंडिया के मोस्ट रेस्पेक्टफुल एक वो हैं क्या कहते हैं इनको, रेस्पेक्टफुल पुलिस ऑफिसर हैं, उनके द्वारा ये चीज कही गई। और क्या कहा गया वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। इसमें क्या था साथियों, यहां पर वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रेस्पेक्टफुल पुलिस ऑफिसर, इन्होंने अपने द्वारा चर्चा में कहा कि जैसे अभी ऑफिसर्स हैं इन्हें 10 साल 25 साल 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर किया जाना चाहिए, उनके कार्य को देखते हुए निकाला जाना चाहिए। लोगों में बड़ा इंटरेस्ट आया कि अगर ऐसा हो जाए कि अगर नीतिपथ जैसी योजना बन जाए जिसमें 10 साल 25 साल और 30 साल की सर्विस के बाद लोगों को रिटायर किया जाता रहे, तो ये अपने आप में एक बड़ा ही करिश्मेटिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब लोगों के अंदर काम के प्रति भावना पैदा होगी, इससे रिक्रूटमेंट के अंदर एक बूस्ट आएगा, क्योंकि लोग 1000 के स्थान पर 4-4 हजार लोग जो हैं वो सर्विस के अंदर एंट्री होंगे, चौथे साल में उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन साहब ये है कि जो लोग यूनियन सर्विसेज को छोड़ेंगे 4 साल के बाद में, वो अलग स्टेट सर्विसेज के अंदर एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। लाइन ये है कि जो लोग इस बार सफल हुए 4 साल बाद निकाल दिए गए, उसका मतलब ये ना हो कि उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। उसका अर्थ ये है कि उन्हें वहां से निकालकर स्टेट सर्विसेज में डाल दिया जाए। है ना गजब आइडिया? मतलब आपने 4000 लोग भर्ती तो किए, लेकिन 1000 लोग तो आपने कंटिन्यू कर लिए, बाकी जो 3000 बचे उनको स्टेट सर्विसेज में डाल दो, क्योंकि उनका इस समय काफी ज्यादा कमी है और वो बेटर गवर्नेंस में काम आएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में रेक्टिफिकेशंस आएंगे, यूथ के अंदर एक एनकरेजमेंट मिलेगा, बेटर क्वालिटी असेसमेंट हो पाएगा, और अपने आप में जो देश के अंदर बहुत सारी ऐसी विकास की गतिविधियां हैं जो कि ग्रामीण भारत से शुरू होती हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लेवल से शुरू होती हैं, उनके अंदर नए लोगों को नवाचार के रूप में ऐड किया जा सकेगा। तो ये अपने आप में साथियों एक नई चीज़ है जो कि इन दिनों सुर्खियों में है, तो हमें आपको लगा कि बताना चाहिए, तो हमने आपके सामने ये सारी चीज़ें रखने की बातें कर दी। सिविल सर्विसेज में जो नवाचार हैं वो मैंने आपको यहां पर स्लाइड में ऐड करके दे दिए हैं। ठीक है साहब, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। क्या है अगली जानकारी, आइए जानते हैं। अगली जानकारी साथियों आपके लिए बनी है, क्या है एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। ये क्यों सुर्खियों में है, आज के सेशन में हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट क्या है साथियों? हाल ही के अंदर देश के अंदर जो रिपोर्ट्स निकल करके आई, उन रिपोर्ट्स के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ऐसे ऐसे आंकड़े रखे निकाल करके, जिनको देख करके ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ इतना सही तो नहीं चल रहा है। राजस्थान के बारे में खबर आई कि राजस्थान क्राइम के मामले में इंडिया में नंबर 1 है। ये क्या है मामले, आइए चर्चा करते हैं साथियों। अभी एनसीआरबी के द्वारा देश में क्राइम की रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसमें बताया गया कि देश के अंदर 86 रेप वर रिकॉर्डेड डेली इन इंडिया। 86 रेप प्रतिदिन 2021 में हुए हैं। इस लिस्ट में, एनसीआरबी डेटा के लिस्ट में राजस्थान ने टॉप किया है। आप इधर देख सकते हैं 49 ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन पर आवर, यानी कि 86 तो रेप प्रतिदिन 24 घंटे में। हर घंटे के हिसाब से महिलाओं के ऊपर जो यातनाएं हो रही हैं वो 49 हैं देश में। आप सोच कर देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमन जो है वो 2021 में 15.3% इंक्रीज हुआ है, और दिल्ली जो है वो देश का सबसे अनसेफ शहर माना गया है।
ये एनसीआरबी की रिपोर्ट के अंदर बात निकल कर आई है। एवरेज 82 मर्डर एक दिन में भारत में होते हैं, 11 किडनैपिंग होती हैं, एबडक्टिंग एवरी आवर इन इंडिया, एनसीआरबी रिपोर्ट के अंदर है। आप इन आंकड़ों को किस गहराई से देखते हैं ये आपके ऊपर है। हमारे देश में कुछ ही रेप, मर्डर, किडनैपिंग सुर्खी बन पाते हैं और हम उन्हीं सुर्खियों के आधार पर बस ये सोचते हैं कि कई दिन हो गए यार सुर्खी नहीं आई, इसका मतलब देश में सब सही चल रहा है। लेकिन साथियों, ये आंकड़े बहुत ज़्यादा सच्चाई आपके सामने लाकर रख रहे हैं। एनसीआरबी के द्वारा ये जो डेटा प्रकाशित किया गया है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ये अगस्त 29 को क्राइम रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स जो है वो जारी किया गया। ये वैल्यूएबल कंपाइलेशन हर राज्य से उसके यहां पर हो रहे क्राइम की रिपोर्ट को कंपाइल करके बनाया जाता है। राजस्थान में रोज 17 महिलाओं और युवतियों से रेप हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म 3 साल से राजस्थान टॉप पोजीशन पर है। आप राजस्थान के रेप रिकॉर्ड को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि यहां पर जो दूसरे नंबर पर जो राज्य है उससे डबल से ज्यादा है। आप देखिए, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है, 2947 रेप हैं, यहां से जस्ट डबल 6337 रेप राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। साथियों, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 का डेटा है। और तो और जब आप किसी से स्पष्टीकरण इसका मांगने निकलते हैं तो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि क्या तथ्य दिया जाता है। तथ्य दिया जाता है कि राजस्थान के अंदर केस दर्ज सबसे जल्दी होता है और राज्यों के अंदर केस दर्ज ही नहीं होता, इसलिए एनसीआरबी को पता नहीं चलता है। राजस्थान की पुलिस केस जल्दी दर्ज करती है, इस वजह से यह बात निकल कर आती है। यह तर्क है बहुत सारे बुद्धिमान लोगों का, लेकिन इस तर्क के अंदर जो कुतर्क है वो ये है कि जनाब, जब ये रेप दर्ज हो रहा है तो फिर दर्ज होने के बाद कार्रवाइयां भी होती होंगी। जब पुलिस केस दर्ज करने में आगे है तो वह कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, और दिखाई नहीं पड़ रहा है तो ये घटनाएं भी कम नहीं होती हुई दिख रही हैं, है ना। तो ये अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे ही महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 पर है। रेप के मामले हटाकर महिलाओं से और भी बहुत सारे के जो अपराध हैं उनके अंदर आप यूपी के आंकड़े देख सकते हैं। यूपी में सिर्फ 1 साल के अंदर करीब 13.5% मामले बढ़ गए हैं। 2021 में महिलाओं के खिलाफ जो मतलब मामले हैं उसमें 15% का इजाफा हुआ है। उस 15% में अकेले यूपी के अंदर 13.6% का इजाफा हुआ है। एनसीआरबी कहता है कि महिलाओं के लिए जो मोस्ट वनरेबल सिटीज हैं, जो सबसे असुरक्षित शहर हैं, जहां पर सब लोग काम करने के लिए जाना जाते हैं। साथियों, मुझे नहीं लगता कि शायद ही हम में से इन 4 शहरों के अलावा कोई और सोचता भी है, और सोचता भी है तो फिर वो मतलब सेकंड सिटी है वो उसके लिए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद। अब दिल्ली के नजदीक आप उठता हुआ गुड़गांव, नोएडा, ये सब इसको दिल्ली ही आसपास क्षेत्र कंसीडर करिए। ये देश की एनसीआरबी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए खराब पोजीशन वाले शहर हैं, जो कि चीख चीख करके कह रहे हैं। आप साथियों यहां पर देखें, महिलाओं के खिलाफ आंकड़ों में 1616 केसेस क्राइम के अंदर महिलाओं के लिए केवल पुणे सिटी में रजिस्टर हुए हैं। 3050 क्राइम अगेंस्ट महिलाओं हैदराबाद में रजिस्टर हुए हैं। 3137 केसेस ऑन महिलाओं के खिलाफ बेंगलुरु में रजिस्टर हुए हैं। 5547 मुंबई में रजिस्टर हुए हैं। ये आपके सामने आंकड़े हैं। साथियों, महिलाओं पर जो क्राइम हो रहा है वो 1 साल में 15.3% की दर से बढ़ा है। साथियों, रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमन, जो मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट पर 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो क्राइम चार्ट आपके सामने है। कुछ इस प्रकार के डेटा निकल करके सामने आते हैं। साथियों, क्राइम स्कोर जो है वो 103.4 प्रति लाख है, जो आपके सामने इस चार्ट में सबसे कम दिखाई पड़ता है। यानी प्रति लाख पर होने वाले जो क्राइम हैं उनका डेटा आप एक बार के लिए यहां पर देख सकते हैं। ये 4-5 बड़े शहर हैं जिनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, असॉल्ट ऑफ वुमन, डेकॉइटी और थेफ्ट, इन सब के आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं। आप दिल्ली का आंकड़ा जब उठाकर देखेंगे तो आपको बड़ा अचरज होगा कि यहां पर थेफ्ट के मामले तो लाख में चल रहे हैं, बाकी सब हजार में बात कर रहे हैं, ये लाख में बात कर रहे हैं। ये आप यहां पर देख सकते हैं। कोलकाता क्राइम स्कोर जो है वो ये है। एक चीज यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टेट हैं
ये एनसीआरबी का जो डेटा होता है ये पुलिस का डेटा होता है, और हर राज्य की जो पुलिस है वो उस राज्य के अधीन होती है, उस राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन होती है। यानी कि एनसीआरबी के डेटा में जो डेटा है वो कलेक्शन भले ही केंद्र के गृह मंत्रालय ने करवाया हो, लेकिन डेटा प्रदान करने वाली जो चीजें हैं वो राज्य के द्वारा हैं, और इस प्रकार की चीजें निकल के आना ये बड़ी बात है साथियों। राष्ट्रीय फिगर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 56.5% 2020 में जो रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमन था वो 64.5% हो गया है। क्रुएलिटी बाई हस्बैंड 31.8%, 20.8% असॉल्ट ऑन वुमन विद इंटेंट टू आउटरीच है, 17.6% जो है वो किडनैपिंग एंड अबडक्शन है। ये सारे फिगर्स हैं साथियों, इन फिगर्स को तो बोल बोल करके क्या ही करना है, आप केवल ये समझ लीजिए कि फिगर्स के मामले में ये है महिलाओं के खिलाफ जो केस दिल्ली के अंदर है वो 13,892 है। क्या इन आंकड़ों को बोलने से क्या होगा, बस केवल ये समझ लीजिए कि एनसीआरबी के आंकड़े बहुत डरावने हैं। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें जान लेनी है, ये सब बातें तो ठीक है, मतलब इसमें क्या ही बताऊंगा मैं आपको, आप इसको जान के कर भी क्या लेंगे, ये सारा कंटेंट मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में थोड़ी सी जो जानकारी है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो क्या है, वो आप इसको इस तरह से देख लीजिए कि जो ओवरऑल, ये भी ठीक ही है, एनसीआरबी इस डेटा को कैसे कंपाइल करती है। 1986 में एनसीआरबी का गठन हुआ था, वो कलेक्शन और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से नेशन वाइड इस मामले को पूरे को गैदर करती है, और एनसीआरबी के द्वारा जो ये सारी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं, ये हर राज्य के अंदर जो एफआईआर होती है उसके डेटा को अपने पास मंगा करके किया जाता है। एनसीआरबी के अंदर वर्तमान में जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है वो विवेक गोगिया लगे हुए हैं। इसका गठन जो है वो 11 मार्च 1986 को हुआ था। ये कुछ तथ्यात्मक बातें हैं, ठीक है साहब। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों के सामने ये जानकारी भी पहुंच गई। साथियों, हाल ही में गणेश चतुर्थी का उत्सव आप सबने मनाया होगा, गणेश जी की पूजा पाठ सभी के घर में चल रही होगी। इसी दौरान बेंगलोर के अंदर एक बड़ा ही रोचक किस्सा निकल के आया। बेंगलोर के अंदर ईदगाह ग्राउंड को लेकर के मामला निकल करके आया। ईदगाह ग्राउंड जहां पर कि मतलब वक्त वो बोर्ड की ज़मीन थी, दो जगह पर अलग अलग फैसले कोर्ट के द्वारा दिए गए। दो मामले ऐसे थे जहां पर ये कहा गया कर्नाटक के अंदर कि यहां पर गणेश पूजन किया जाएगा ग्राउंड के अंदर। एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जगह आप नहीं करेंगे, और दूसरी जगह हाई कोर्ट ने कहा आप कर लेंगे। जगह एक जैसी ही हैं, दो फैसले अलग अलग हैं। कर्नाटक में गणेश चतुर्थी की पूजा हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, आइए मैं एक बार न्यूज़ कटिंग से आपको दिखाता हूं। इधर देख लीजिए, गणेश पूजा होनी थी साहब, 31 तारीख की बात थी। कर्नाटका के हाई कोर्ट ने उनके हुबली नामक जो जगह है ईदगाह मैदान, हुबली ईदगाह मैदान, वहां पर गणेश पूजा करने की इजाज़त दे दी। वहीं बेंगलुरु के अंदर एक और ईदगाह मैदान था, उस जगह पर पूजा करने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। ईदगाह मैदान में पूजा, ये सुनने में थोड़ा अचरज लग रहा होगा, इसी के बारे में सारा सेशन हो रहा है। बेंगलुरु के अंदर एक ईदगाह मैदान है जिसका नाम है चमराजपेट। चमराजपेट के नाम से कोई ईदगाह मैदान है। अब ये ईदगाह मैदान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले ऐसा होता था कि जो भी, पहले कह लीजिए या फिर अभी भी ऐसा कह लीजिए कि बहुत सारे धार्मिक स्थलों के हिसाब से उनके ज़मीन अलॉट कर दी जाती हैं कि भाई ये इस मंदिर की ज़मीन हो गई, ये इस मस्जिद की ज़मीन हो गई, है ना, कि भाई यहाँ पर पूजा आयोजन करनी है तो इसके लिए सबके लिए ज़मीन अलॉट हो जाती थी। तो कर्नाटका के दो केस इस समय विवादों में आए, और वो क्या था कि मस्जिद के आसपास की जो ज़मीन थी उस ज़मीन का कागज़ जो था वो ज़मीन के वक्फ बोर्ड के पास नहीं था। देखिए, ऐसे समझिए कि जो भी मुस्लिमों के क्षेत्रों की ज़मीन है, या फिर ये समझिए कि जो मस्जिद के आसपास की ज़मीन है वो सामान्यतः वक्फ बोर्ड के पास होती है। वक्फ बोर्ड एक प्रकार से गॉड के लिए अलॉटेड जो ज़मीन है उसका संरक्षक है। वक्फ बोर्ड के पास में ईदगाह ज़मीन का कागजात नहीं है, ऐसा किसी ने अपनी जानकारी में दिया। इस बात को लेकर के विवाद ये हुआ कि इस मैदान में चूंकि किसी के पास कोई कागज़ ही नहीं है तो ये क्यों माना जाए कि ये ईदगाह की ज़मीन है। इस ज़मीन पर पहले तो 15 अगस्त का सेलिब्रेशन करवाया गया, और 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के बाद यहाँ पर गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन की बात आई। 31 अगस्त की पूजा को लेकर के दो अलग अलग ईदगाह मैदान चर्चा में आए, और दोनों जगह पर अलग अलग फैसले आए। एक ईदगाह मैदान में सुप्रीम कोर्ट मामला पहुँच जाने से वहाँ तो पूजा नहीं हो पाई, लेकिन दूसरे ईदगाह मैदान के अंदर हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा फैसला देकर वहाँ पर गणेश पूजा करवा दी गई।
30 अगस्त, ये घटना क्या है पहला मैं आपको वो बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के एक 30 सदस्यीय बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये थोड़ी सी जानकारी, इसी से जानकारी मैं आपके सामने साझा कर देता हूं। बेंगलुरु के अंदर चामराजपेट नामक एक ईदगाह है जहां पर 2 एकड़ 5 गुंठा जमीन है। उस मैदान पर कर्नाटक सरकार और वक्फ बोर्ड के अपना अपना दावा करते हैं। जून के अंदर बेंगलुरु के असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ने वक्फ बोर्ड को अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए कहा। मतलब मालिकाना हक साबित करने का मतलब है कि उनसे कहा गया कि भाई आप प्रूव करिए कि ये जमीन आपकी ही है। जब वो ये जमीन प्रूव करने में नाकामयाब रहे तो ऐसी स्थिति पर वृहद बेंगलुरु महानगर नगर पालिका जो है उसने कहा कि ये जमीन हमारी है, और जब ये जमीन हमारी है तो इस जमीन पर लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इस जमीन को खोल दिया जाना चाहिए। मामला विवाद में घिरा तो 25 अगस्त को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में पहुंचा तो सिंगल बेंच ने इस जमीन पर कर्नाटका सरकार का मतलब जो मानना था उसको गलत माना, लेकिन कर्नाटका सरकार इसको जस्ट डबल बेंच में ले गई। डबल बेंच का मतलब 2 जजेस की बेंच में ले गई। 2 जजेस की बेंच ने इस मामले को सरकार के पक्ष में कर दिया। वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला करते हुए कहा कि नहीं, इस जगह पर पूजा नहीं हो सकती। बाकी ये जमीन किसकी है इसका फैसला सितंबर की सुनवाई के अंदर होगा कि ये सरकारी जमीन है या फिर वक्फ बोर्ड की जमीन है। वहीं दूसरी ओर हुबली नामक जगह पर भी इस प्रकार का ही एक विवाद था। वहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने परमिशन देते हुए वहां पर गणेश पूजा करने की इजाजत दे दी। ठीक है, ये 2 मामले काफी ज्यादा देश में सुर्खियों में चल रहे हैं। इससे जो जानकारी निकल कर आती है वो आती है कि ये वक्फ बोर्ड क्या होता है, या वक्फ की संपत्ति क्या होती है। तो वक्फ अधिनियम देश के अंदर 1995 में बना। वक्फ धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए ईश्वर के नाम पर जो दी गई संपत्ति है उसको वक्फ के द्वारा अपने धार्मिक और अन्य आयोजनों में काम में लिया जाता है। इस्लामी कानून के अनुसार एक वक्फ संपत्ति स्थायी रूप से अल्लाह को समर्पित होती है। जब कोई संपत्ति वक्फ के रूप में समर्पित हो जाती है तो यह हमेशा के लिए वक्फ के रूप में बनी रहती है, यानी वक्फ की संपत्ति स्थायी और अपरिवर्तनीय होती है। तो यहाँ से ये मसला था, तो उम्मीद है आपको ये जानकारी मिल गई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ से आगे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 15 तक, वो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। वो आपको पीपीटी के अंदर क्लास पूरी होने के बाद में हमारे द्वारा 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर शेयर करके आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप वहाँ से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर पा सकते हैं 10% तक का डिस्काउंट। अनअकैडमी पर टॉप एडुकेटर्स की बेस्ट क्लासेस आप लोगों के लिए चल रही हैं, आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स आपकी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले रहे हैं। आप यूपीएससी का 12 महीने का कोर्स 63,000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से मतलब जो आइकॉनिक कोर्स है उसके अंदर भी आपको बेहतरीन ऑफर मिल रहे हैं, जहां पर आपको प्रॉपर मेंटरशिप प्राप्त हो रही है। आप कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। यूज़ माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल ऑफर्स इमीडिएटली। आपका समय शुभ हो। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि सभी लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।